हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, सुबह से मेरे फ़ोन की मोबाइल की घंटियां गड़गड़ा रही हैं और कई लोगों ने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि मैंने कैसे ये अंदाज़ा लगाया कि स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है और मार्केट में सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे, चैनल देखते होंगे, तो आपको पता है कि कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या खतरे की घंटी बज चुकी है स्टॉक मार्केट में। 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि शेयर मार्केट की उदासी का कारण क्या है, और शायद 10 या 11 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि इकोनॉमी नरम तो स्टॉक मार्केट क्यों है गरम। तो ये तीनों वीडियोस में लगातार एक ही बात कही गई थी, जो कॉमन थी। बातें तो कई सारी कही गई, पर जो कॉमन बात थी वो ये थी कि थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। ओके, वैल्यूएशंस जो हैं वो अर्निंग्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक निवेशकों के लिए संभल जाने वाली स्थिति है, और ये केवल इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड ओवर ग्लोबली हर जगह यही स्थिति देखने को मिल रही है। आज आप देखिए, ताइवान का मार्केट लगभग 1.5% नीचे था, जापान का मार्केट लगभग 2.5% नीचे था यानी निक्की, और कोरिया का मार्केट कॉस्पी 3.25% डाउन आज बंद हुआ। दोस्तों, ये क्यों समझ में मुझे आया कि ये मार्केट में हलचल आने होने वाली है, नीचे जा सकता है, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। इन सब के ऊपर में ही आज का वीडियो जो है वो मैंने बनाया है। जो लोगों को मैंने जवाब दिया, मैंने सोचा कि कुछ ही लोगों ने मुझे फोन किया है, बाकियों के लिए मैं ये वीडियो बना के जानकारी दे दूं कि क्यों मुझे आशंका लग रही थी कि मार्केट जो है वो गिर सकता है। इंडियन मार्केट भी आप देखिए, ऑल टाइम हाई के पास जाके लगभग 600 से 700 पॉइंट अभी तक करेक्ट हो चुका है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों मुझे लगा, ये जानने के लिए आपको मैं 3 बड़े कारण बताऊंगा, 3 कहानियां बताऊंगा, तीनों बहुत रोचक है। यदि आपने आखिरी तक देखा तो आज आप ज्ञान का भंडार लेके जाओगे। आप एक कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये आपको कहीं किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। पहले मैंने बात की कोरियन मार्केट की। देखिए, कोरियन मार्केट जो है वो इस साल अक्टूबर एंडिंग तक, 31 अक्टूबर तक 68% अप था। 68% अप था। उसके जो 2 सबसे बड़े कंस्टिट्यूएंट्स हैं, सैमसंग सैमसंग 90% अप है इस साल, और एसके हिंग्स जो दूसरा सेमीकंडक्टर का स्टॉक है, बहुत मतलब सबसे बड़ा साउथ कोरिया का सेमीकंडक्टर स्टॉक है, वो ट्रिपल हो गया, यानी 400% अप था। वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल बैटरी बनाने वाली कंपनी जो है एलजी बैटरी सॉल्यूशंस, ये भी लगभग 40% ऊपर है इस साल। जो कोरिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कंपनी है हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज, वो 116% अप था शुरू के 10 महीने में। और जो साउथ कोरिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है हैनवा एरोस्पेस, ये भी 300% लगभग अप है। तो जितने भी कॉस्पी के जो इंडेक्स है, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये कंपनीज ने तोड़ फोड़ इस बार जो है रिटर्न दिया है। आप बताइए, आपको कब लास्ट टाइम याद है कि रिलायंस 300% यानी 4 गुना हो गया, या एचडीएफसी 4 गुना हो गया, या आईसीआईसीआई 4 गुना हो गया एक साल में? मुझे याद नहीं आता। यदि आपको होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। दोस्तों, ये रही साउथ कोरियन मार्केट की बात, जो कि इस बार का स्टार परफॉर्मिंग मार्केट है। उसके बाद में जापान के मार्केट को यदि हम देखें तो आप पाएंगे कि 1989 में जो टॉप बना था दिसंबर में, 1989 दिसंबर या जनवरी 1990 में जो जापान के निक्की ने टॉप बनाया था, वो टॉप आके जनवरी 2024 में टूटा है, 35 साल बाद। तो जब भी कोई देश के अंदर में इस तरीके से 30-35 साल बाद टॉप्स टूटते हैं, 30-35 साल तक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है और फिर एकदम से इतने लंबे कार्यकाल के बाद ऊपर भागता है, तो ऐसा माना जाता है कि 2-3 साल तक उस मार्केट में तेजी ही तेजी रहेगी। उसके अलावा रेगुलेटरी लेवल्स पे काफी सारे चेंजेस किए हैं जापान के स्टॉक रेगुलेटर ने, मार्केट रेगुलेटर ने,
और काफी लोगों की कंप्लेंट थी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जापान में नहीं होता है, तो उनको सुधारा गया है। इसलिए जापान का स्टॉक मार्केट भी इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरे ख्याल से 30% या 25% के आसपास में वो भी अप है। ताइवान मार्केट के बारे में ज्यादा बात करने का अर्थ नहीं है, क्योंकि ताइवान का जो इंडेक्स है, जैसे इंडिया का निफ्टी रहता है, वहां का ताइक्स है, उसका लगभग 50% सिर्फ एक ही कंपनी है, और उस कंपनी का नाम है टीएसएमसी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है जो चिप्स बनाती है। तो इसलिए ताइवान के ऊपर में बात करने का अर्थ नहीं है, क्योंकि एक कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म करती है उस पर पूरा का पूरा ताइवान का स्टॉक इंडेक्स डिपेंड करता है। अब आते हैं वो रोचक कहानियों पे जो मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, वो तीनों कहानियां अमेरिकन मार्केट से रिलेटेड है, और आपको ये मैं बता दूं कि अमेरिका के मार्केट का ही पिछलग्गू जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट है। यदि आप इस बात को समझ जाएंगे कि इंडिया का स्टॉक मार्केट कॉपी करता है और ट्रेस करता है कैसे एसएनपी 500 के मूव्स हो रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा निफ्टी भी चलता है। ठीक है, बहुत कम, मतलब एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, तो कई महीने या कई साल ऐसे हुए हैं जब निफ्टी ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है जब एसएनपी गिरा है, पर ऐसा बहुत कम, रेयरली हुआ है। अक्सर देखा गया है कि एसएनपी 500 जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडेक्स है, 500 अमेरिका की लार्जेस्ट कंपनीज जिसमें आती हैं, वो जैसा मूव करता है वैसे ही हमारा इंडिया का स्टॉक मार्केट भी मूव करता है, निफ्टी भी वैसे ही मूव करता है। अब ये तीन रोचक कहानियां क्या हैं, ध्यान से सुनिए और कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, क्योंकि ये कोई आपको बताने नहीं वाला। दोस्तों, 2008 का जब सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, तो आपको याद है कि उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स जो थे, लेमन ब्रदर हो गया, आपका बेयर स्टर्न्स हो गया, ये सब जम के गिरे थे, और ये सब लिस्टेड कंपनीज थी। बट ये सब प्राइम जो क्राइसिस आया था, ये क्राइसिस बेसिकली इंटरेस्ट रेट मार्केट में हुआ था। ये बेसिकली बॉन्ड मार्केट का क्राइसिस था, बैंकिंग क्राइसिस था। ओके, इन्होंने बहुत सारे इस तरीके के लोन लिखे थे, ऐसे लोगों को दिए थे जिनको लोन दिया नहीं जाना चाहिए था, विदाउट कोलेटरल। वैसा ही स्कैंडल, ऐसा मतलब लगभग वैसा नहीं, बट हो सकता आगे चल के इसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाए। बट उसी तरीके से कुछ मिलता जुलता जो है वो स्कैंडल ओरिजिनेट हुआ है अमेरिका के प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में। ये प्राइवेट क्रेडिट मार्केट क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। प्राइवेट क्रेडिट मार्केट जो है, इसकी हलचल जो है, ये मुझे लग रहा था कि आज नहीं तो कल जो है अमेरिकन स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करेगा। अमेरिका का प्राइवेट क्रेडिट मार्केट छोटा नहीं है, लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर से 2 ट्रिलियन डॉलर के बीच का है। अमेरिका की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी लगभग 1/15 है। छोटा मोटा नहीं है, लगभग 6 से 7% के बीच का है। आप ये भी समझ सकते हैं कि इंडिया का जो टोटल बैंकिंग डिपॉजिट है वो है 2.5 ट्रिलियन डॉलर, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, यानी 225 लाख करोड़ रुपए के आसपास में। और अमेरिका का ये 1.7 से 2 ट्रिलियन डॉलर का मैंने बताया सिर्फ प्राइवेट क्रेडिट लेंडिंग मार्केट। अब ये प्राइवेट क्रेडिट लेंडिंग मार्केट क्या है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उस कंपनी ने 10 जगह सामान बेचे और उस 10 जगह से उसके पैसे आने हैं, उसको रिसीव करना है, रिसीवेबल्स है, तो वो जाएगी और वो जेपी मॉर्गन जैसे किसी बैंक को बोलेगी कि देखिए मुझे $100 आने वाले हैं, ये $100 के ऊपर में आप मुझे $60 का या $50 का आप मुझे लेंडिंग कर दीजिए। तो जेपी मॉर्गन जो है वो रख लेगा रिसीवेबल्स को अपने पास में, उसमें एक इंटरेस्ट रेट लगाएगा और उस इंटरेस्ट रेट के लगाने के बाद में इनको लोन दे देगा। इस तरीके से वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री के बेसिस पे, रिसीवेबल के बेसिस पे, एसेट के बेसिस पे काफी सारी लेंडिंग जो है वो अमेरिका में हुई। और ये शैडो बैंकिंग है, ये प्राइवेट क्रेडिट लेंडिंग जो है, ये इकोसिस्टम जो है बड़ा डार्क है, बड़ा ओपेक है। इसमें रिसेंटली पिछले 1 महीने में 2 बड़ी कंपनीज ने जो है वो बैंक्रप्सी घोषित की है। एक कंपनी है ट्राई कलर होल्डिंग्स, जो बेसिकली सेकेंड हैंड गाड़ियों का लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इस कंपनी का जो है लगभग एनालिस्ट अंदाजा लगा रहे हैं
कि $5 बिलियन से लेके $10 बिलियन तक का इसका डिफॉल्ट होने वाला है, इसकी लाइबिलिटीज है। किसकी? ट्राई कलर होल्डिंग्स की। ट्राई कलर होल्डिंग्स में अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन ने ही अकेले 170 मिलियन डॉलर जो है वो लूज किया है। तो ये ट्राई कलर होल्डिंग्स जो है इसने हिला के रख दिया है। और इसके साथ ही इसके ठीक बाद में एक और कंपनी है फर्स्ट ब्रांड करके, इसने भी $10 बिलियन के आसपास का जो है वो घपला किया है, इसकी लाइबिलिटीज है। और इसमें जेफरीज जो बड़ी एक रिसर्च फर्म है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, आपने सुना होगा जेफरी की रिसर्च, आप बहुत पढ़ते भी होंगे। जेफरीज के ही अकेले $700 मिलियन जो है वो गायब हो गए हैं। यूबीएस जो स्विट्जरलैंड का बैंक है, $500 मिलियन का लॉस जो है उसको इस फर्स्ट ब्रांड में लगा है। फर्स्ट ब्रांड जो है ये बेसिकली ऑटोमोबाइल्स के पार्ट जो हैं, ऑटोमोटिव पार्ट जो हैं, ये बेचा करती थी। तो एकदम से ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक जगह ट्राई कलर होल्डिंग्स जो कि सेकेंड हैंड व्हीकल्स के लोन दिया करती थी वो डूब गई। वहीं दूसरी तरफ जो है फर्स्ट ब्रांड जो मैंने आपको नाम बताया वो भी डूबी। दोनों लगभग $10 बिलियन का जो है इन्होंने डिफॉल्ट किया है। और इसके बाद में जेपी मॉर्गन के सीईओ को आके बोलना पड़ा जेमी डायमंड को कि अगर एक कॉकरोच आपको किचन में नजर आए या घर में नजर आए तो आप समझ जाइए कि और भी कॉकरोचेस हैं। यानी पूरा का पूरा जो प्राइवेट क्रेडिट लेंडिंग जो सिस्टम है वो हिल गया है अमेरिका के अंदर में, और सब बड़े सजग हो गए हैं। ये दो जो हुए अभी बैंक्रप्सी जो हुई है, इसके बाद में ये देखा गया है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं या रिन्यू कर रहे हैं लेंडर्स, वो हर जगह पे वो लोग लीन प्रोटेक्शन के क्लॉज डाल रहे हैं। ये प्रोटेक्शन के क्लॉज तभी डाले जाते हैं जब इन लेंडर्स को, बैंक्स को लगता है कि उनके पैसे हो सकता है डूब जाएंगे। 84% कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं जो रिन्यू हो रहे हैं या नए बन रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में मेंशन किया है कि लेंडर्स आर सिक्योरिंग हाई लेवल्स ऑफ लीन सबऑर्डिनेशन प्रोटेक्शन, द टर्म दैट गवर्न्स हु गेट्स पेड फर्स्ट व्हेन एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बैंक्रप्सी में जाएगी कोई भी कंपनी तो कौन से लेंडर का पहले हक बनेगा, ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में अब मेंशन होने लग गया है। तो ये इसका मतलब है कि सारे के सारे लेंडर्स जो हैं वो चौंक गए हैं, चौकन्ने हो गए हैं, और वो अब ये ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है जो कंपनीज उनसे अपने इन्वेंट्री को रख के या अपने रिसीवेबल्स को रख के पैसे उधारी ले रही है, वो कंपनी किसी भी तरीके की चालाकी ना करे। फर्स्ट ब्रांड ने क्या किया था, एक रिसीवेबल जेपी मॉर्गन को उन्होंने मॉर्गेज किया, वही जाके जेफरीज को कर दिया सेम रिसीवेबल, फिर जाके उन्होंने वही सेम रिसीवेबल यूबीएस को कर दिया। यानी एक ही रिसीवेबल को आप 3-4 जगहों पे गिरवी रख के और पैसे उठा रहे। यानी एक पैसा, मान लीजिए राजीव रंजन सिंह से जो फर्स्ट ब्रांड को पैसे मिलने वाले हैं, वो पैसे गिरवी रखा उसने जेपी मॉर्गन के सामने भी, जेफरीज के सामने भी, और यूबीएस के सामने भी, और दूसरे बैंक, यानी एक ही रिसीवेबल को 4-4, 5-5 बैंक्स के सामने गिरवी रख के जो है पैसे उठाए, और फिर ये पूरा का पूरा डूब गया। ऐसी ट्राई कलर होल्डिंग्स का भी हुआ। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि जिस तेजी से पैसा लेने का प्राइवेट क्रेडिट लेंडिंग में जो बिजनेस बढ़ा था, उस तेजी से चेक एंड बैलेंसेस नहीं बढ़े थे, और यही चीज सब प्राइम के टाइम भी हमने देखा था। तो कुछ कुछ मिलता जुलता है, हालांकि सब प्राइम का क्वांटम, सब प्राइम का लेवल बहुत बड़ा था। इसका अभी तक सिर्फ 2 ही बड़ी कंपनीज आई हैं, ट्राई कलर होल्डिंग्स और फर्स्ट ब्रांड, जिन्होंने बैंक्रप्सी घोषित किया है। आगे आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि और कुछ सामने उभर के आता है कि नहीं आता। तो अमेरिका का मैंने आपको बताया कि लगभग $1.7 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन बड़ा जो है, यानी लगभग आप समझ लीजिए 90 रुपए का मैं $1 ट्रिलियन समझू तो $2 ट्रिलियन यानी 180 लाख करोड़, 180 लाख करोड़ बड़ा जो है ये प्राइवेट लेंडिंग इकोसिस्टम है। इंडिया का टोटल बैंकिंग डिपॉजिट
225 लाख करोड़ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना व्यापक, कितना बड़ा है। आपको याद होगा इंडिया में आईएलएफएस भी ऐसे 2016 में बैंकरप्ट हुआ था और उसके बाद में लेंडिंग जो है एकदम से थम सी गई थी। एनबीएफसी संभल गए थे। दीवान हाउसिंग, जहां तक मुझे याद आ रहा है, उसका भी थोड़े दिनों बाद जो है बहुत बड़ा घपला सामने आया था और इंडिया के स्टॉक मार्केट ने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया था। आपको याद है 2016 से लेके 2015-16 से लेके 2019 तक, 18 तक लेंडिंग पूरी की पूरी बंद हो गई थी। तो ऐसे ही कुछ आसार मेरे को डेवलप होते हुए अमेरिका में नजर आ रहे हैं। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात दोस्तों, बड़ी रोचक कहानी है जो कल भी मैंने आपको सुनाई थी, आज फिर आपको संक्षेप में बता दूं कि अमेरिका का जो ये स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, ये स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स के भरोसे बढ़ रहा है। S&P 500 जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, स्टॉक मार्केट, इसमें 38% जो है ये AI रिलेटेड कंपनीज का हो गया है। लगभग $23 ट्रिलियन का मार्केट कैप अकेले ये टॉप 10 कंपनीज जो AI रिलेटेड है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं S&P 500 को। तो दोस्तों ये AI के बुलबुले पे पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट अमेरिका का बढ़ रहा है। परंतु जो हास्यास्पद बात है या जो रोचक बात है वो ये है कि ये जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं, बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज है, जैसे कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी हुई एनवीडिया, जिसका मार्केट कैप रिसेंटली $5 ट्रिलियन क्रॉस कर गया था। दोस्तों $5 ट्रिलियन यानी एनवीडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई, आप एक तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, इकोनॉमी और मार्केट कैप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, परंतु आप समझिए कि जर्मनी और जापान के भी इकोनॉमी से बड़ा जो है वो एनवीडिया हो गया था। $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, $4 ट्रिलियन क्रॉस कर गया एप्पल। मेटा, फेसबुक जो है वो भी 2022 सितंबर से लेके अभी तक 5 गुना शेयर्स बढ़े हैं फेसबुक के, मेटा के 5 गुना। आप सोचिए 3 साल के अंदर में 5 गुना शेयर्स बढ़े हैं फेसबुक के। अमेजॉन हो गया, आपको मालूम है बहुत तेजी से भागा है। टेस्ला, आपको मालूम है एलॉन मस्क थोड़े दिन तक वर्ल्ड के सबसे रईस आदमी थे। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी एआई के फील्ड में कंपनीज काम कर रही हैं, इनमें से कई सारी कंपनीज ने एक अनलिस्टेड कंपनी के इर्द गिर्द अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है और दाव खेला है। और जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, मार्केट कैप वाली कंपनी एनवीडिया है, उसके ऊपर तो दुधारी तलवार लटक रही है। दुधारी तलवार इसलिए क्योंकि एक तरफ उसने वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट यानी चाइना में उसके चिप्स एक्सपोर्ट पे जो है, जो उसका सबसे अच्छा चिप है, ब्लैकवेल उसका नाम है, BLACKWELL, जहां तक मुझे याद आ रहा है ब्लैकवेल चिप्स जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि आप चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और जल्दी ही नेक्स्ट ईयर बहुत ही बेहतरीन चिप इनका आने वाला, अभी तक का बेस्ट, H365 उसका नाम है, उस पे भी बोला गया कि आप वो चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। चाइना इनका सेकंड सबसे बड़ा मार्केट है। उनको कहा गया है एनवीडिया को कि आप जो है अपने कम एफिशिएंसी वाले चिप्स जो है वो चाइना को भेजिए। तो चाइना के शी जिनपिंग ने अपनी कंपनीज को बुलाया है कि आप अपने चिप्स जो है वो खुद बनाने शुरू कीजिए, यानी चाइनीज कंपनीज को बुलाया कि आप उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने पे फोकस कीजिए। तो दोस्तों एनवीडिया के ऊपर में एक तलवार ये है, दूसरी तलवार ये है कि एनवीडिया जो है वो ओपन एआई नाम की अनलिस्टेड कंपनी पे बहुत बड़ा दाव खेल रहा है। $100 बिलियन वो उसके शेयर्स खरीदने वाला है, वर्थ $100 बिलियन, $100 बिलियन, यानी इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अब ये ओपन एआई जो है, जो चैट जीपीटी नाम का आपने प्रोडक्ट सुना होगा, ये ओपन एआई का ही है। सैम ऑल्टमैन इसके सीईओ हैं। अगर ये ओपन एआई ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई तो बहुत सारी कंपनीज को जो है वो भारी पड़ने वाला है। तो उसके ओपन एआई में लगभग 30% के आसपास में स्टेक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। 137 या $140 बिलियन आज की डेट में उसका वर्थ है। ओपन एआई का वैल्यूएशन जो है वो $500 बिलियन के आसपास में आका जा रहा है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट भी इन्वॉल्व है, एनवीडिया भी इन्वॉल्व है ओपन एआई के सक्सेस या फेलियर में, यदि होता है तो। इसी तरीके से ब्रॉडकॉम और एएमडी नाम की 2 और चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने बहुत तगड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन एआई के साथ में एग्रीमेंट जो है वो साइन किए हैं। एएमडी ने तो ये तक कहा है कि ओपन एआई
को हम 10% अपना स्टेक बेच देंगे, यदि कुछ शर्तें मंजूर मतलब ओपन एआई ने की, जिसमें यह भी है कि वो काफी भारी मात्रा में एएमडी से चिप्स खरीदेगा, तो कई सारी चीजें। तो आप सोचिए कंपनी अपना 10% जो है वो बेचने को तैयार है ओपन एआई को, तो ओपन एआई के सक्सेस पे कितना बड़ा गैम्बल जो है वो खेला जा रहा है। ओरेकल का शेयर जो मरा पड़ा हुआ था, ओपन एआई के साथ में जैसे कोलैबोरेट किया, ओरेकल का शेयर भी रॉकेट सिंह हो गया और इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया ओरेकल के शेयर्स ने भी अभी तक। तो कहने का अर्थ यह है कि जो बड़ी बड़ी एआई सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं वो सब की सब ओपन एआई पे जो है अपना दाव खेल रही हैं। और इतिहास में दोस्तों कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर में इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज जो है वो दाव खेल रही हो, और ये सारी लिस्टेड कंपनीज जो है इनके ही शेयर प्राइसेस बढ़ने के कारण अमेरिका के स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये हुई दूसरी कहानी, दूसरा फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता था। तीसरा जो सबसे बड़ा मुझे इंडिकेटर नजर आया है वो ये नजर आया है कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं या इंश्योरेंस कंपनीज जो है अमेरिका की, यहां के जो मैनेजर्स हैं ये अपने लोएस्ट कैश पोजीशन पे बैठे, यानी जितना ज्यादा वो मार्केट में इन्वेस्ट कर सके उतना ज्यादा उन्होंने कर दिया। उन्होंने एक बफर नहीं बनाया कि हमारे पास में हम कुछ 7% 8% कैश रहने देते हैं, मार्केट गिरेगा तो हम परचेस करेंगे। दोस्तों लास्ट टाइम जब ये हुआ था वो 2000 के स्टार्टिंग में हुआ था, जब टेक बबल अपने पीक पे था, ठीक है। उसके बाद में अभी ऐसा देखने में आ रहा है कि इतने कम लेवल पे जो है फंड मैनेजर्स जो है अमेरिका में वो कैश रिजर्व पे बैठे हुए हैं, यानी कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि मार्केट गिरेगा। जब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि मार्केट गिरेगा तभी मार्केट गिरता है। जब सब तेजी में रहते हैं तभी मार्केट जो है एकदम से उल्टा डायरेक्शन जो है वो पकड़ता है। तो दोस्तों ये 3 इंडिकेटर्स मैंने पढ़े, देखे और उस पर सोचा कि भाई अगर ये तीनों इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि सभी लोग बुलिश हैं, सभी लोग बुलिश हैं। आपको मैंने ओपन एआई का बताया कि एक अनलिस्टेड कंपनी पे लिस्टेड कंपनीज कितना बड़ा गैम्बल कर रही हैं। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो फंड मैनेजर्स हैं वो लोएस्ट लेवल पे जो है वो अपने कैश पे बैठे हुए हैं, यानी वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि मार्केट नीचे गिरेगा। वो चाहते हैं कि जो जैसे मार्केट ऊपर बढ़ता चला जाए वैसे वैसे उनका भी फंड जो है अच्छा परफॉर्म करता चला जाए, इसलिए वो लोग हाईली कंसंट्रेटेड बेट्स लगा रहे हैं। मैंने आपको बताया 38% S&P 500 में मैग्निफिशिएंट 7 जो है वो जो 7 बड़ी कंपनीज जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, इतना कंसंट्रेटेड कभी भी S&P 500 नहीं रहा है। और तीसरा मैंने आपको रीजन बताया कि जो ओपेक प्राइवेट क्रेडिट मार्केट जो है अमेरिका में उसमें जो है बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है। तो ये तीनों चीजों से मुझे लगा कि भाई सब कुछ चंगा नहीं है अमेरिकन स्टॉक मार्केट में और ये कभी भी रिवर्स डायरेक्शन ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि अमेरिकन मार्केट नीचे आएगा तो तय है कि वर्ल्ड के जितने मार्केट है सब नीचे आएंगे, और उसका एक छोटा सा प्रतिबिंब आज के साउथ कोरियन मार्केट, जापानीज मार्केट, ताइवान मार्केट ने दिखा दिया। इंडिया का मार्केट बंद था इसलिए हम बच गए। कल कैसा मार्केट परफॉर्म करेगा यह हमें देखना होगा। परंतु दोस्तों कहने का अर्थ यह है कि यदि मार्केट गिरता है यूएसए का तो ये वर्ल्ड के जितने भी मार्केट है कोई भी इससे अछूते नहीं रहेंगे, सब के सब सारे के सारे मार्केट्स गिरेंगे। ऐसे टाइम में हम अपने आप को कैसे बचाएं, इसको समझने के लिए मैं एक पेड वीडियो 16 नवंबर को लेके आ रहा हूं। आप में से जो भी इस वीडियो को देखने का इच्छुक है वो मुझे मैसेज कर सकता है 9860317209 पे, जो मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। कल के वीडियो पे किसी ने कमेंट लिखा था, आशीष कुमार नाम की किसी व्यक्ति ने, कि हमने आपका जो है वो 59 रुपीज या 119 रुपीज कोई ऐसा मेंबरशिप लिया हुआ है, तो क्या हमें भी पे करना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी पेड मेंबरशिप लिया हुआ है उनको भी करना पड़ेगा। कारण ये है कि मैं पेड वीडियोस पे फोकस कर रहा हूं, मैं पेड मेंबरशिप पे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब जो है वो 40% पैसा काट देता है। तो मान लीजिए आपने मुझे 59 रुपीज कंट्रीब्यूट किए तो उसका 40% यानी 35 रुपीज के आसपास ही मुझे आता है। 35 रुपए में क्या चैनल चलेगा? अगर आज की डेट में 97 पेड सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल के,
97 में 60 या 70 लोग जो हैं वो ऐसे 35 रुपए देने वाले हैं जो मुझे मिलता है। तो आप कर लीजिए 35 मल्टीप्लाई बाय 70, 7 5 या 35, 7 3 या 21, यानी लगभग 2400 रुपए के आसपास में जो है वो मतलब आप अगर मेंबरशिप लेते हो तो महीने में 2400 रुपए मुझे मिलने वाला है। तो 2400 रुपए में मैं कैसे चैनल चलाऊंगा, ये कैसे चैनल सरवाइव करेगा? तो इसलिए जो है अभी स्ट्रैटेजी मैंने थोड़ा डिफरेंट किया है। आप यदि YouTube के थ्रू पेड मेंबरशिप नहीं लेना चाहें ना लें, बट आप पेड वीडियोस जो मैं बना रहा हूं वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आज की डेट में कोई भी YouTube पे नहीं दे रहा है। ओके, तो पहला वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जो भी देखने के इच्छुक हैं मुझे संपर्क कर सकते हैं 9860317209 पे। थैंक्स फ्रेंड्स, आई थिंक आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।